नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में पढ़ रहे थे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। हमने दो बातें पढ़ ली थी, उत्पत्ति और विस्तार। आज हमें पढ़ना है विशेषता। मैं डायरेक्ट थार का मरुस्थल लिख दूँ यहाँ, थार का मरुस्थल। इस मरुस्थल में जो विशेषता है उनकी बात करते हैं भाई। मरुस्थल की क्या क्या विशेषता है, देखो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना भाई एक एक चीज़ को। पहली जो विशेषता है वो क्या आएगी, विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल। ये ध्यान रखना भाई, आपसे पूछे ना कि विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल कौन सा है, तो कौन सा है, थार का मरुस्थल। पूछे सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल। पूछे सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल, सर्वाधिक जन घनत्व वाला मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल। और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, कौन सा है, थार का मरुस्थल। ध्यान रखना भाई, अगर पूछे कि विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल। सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, थार का मरुस्थल। सर्वाधिक जन घनत्व वाला कौन सा है, थार का मरुस्थल। और सर्वाधिक जैव विविधता वाला कौन सा है, थार का मरुस्थल। अब देखो कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, क्या पूछेंगे कि जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं। ध्यान रखना भाई, जैव विविधता दिवस कब मनाते हैं, 22 मई को। ठीक है। पूछे जैव विविधता दिवस किस वर्ष को घोषित किया गया है, जैव विविधता वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है, तो 2010 को। पूछे जैव विविधता संधि या जैव विविधता पर जो संधि हुई ये 1992 में हुई थी, और इस संधि पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे 1994 में। ध्यान रखना भाई, दिवस की बात आई तो 22 मई, वर्ष की बात है तो 2010, संधि की बात हो तो 1992, और जैव विविधता संधि पर भारत ने हस्ताक्षर किए थे 1994। कब, 1994। पूछे जैव विविधता अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम 11 दिसंबर 2002, 11 दिसंबर 2002। पूछे कि जैव विविधता शब्द का पहली बार प्रयोग, जैव विविधता शब्द का पहली बार प्रयोग किया था E.O. विल्सन ने। किसने किया था, E.O. विल्सन ने। आपसे पूछे कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी केरल, इसे साइलेंट वैली भी बोलते हैं। पूछे विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता, विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन बेसिन में, जहां पर अमेजन नदी बहती है ना दक्षिण अमेरिका में, अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले सदाबहार वनों में। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहां पाई जाएगी, अमेजन बेसिन में। अमेजन बेसिन में जो सदाबहार वन पाए जाते हैं उन वनों में सबसे ज़्यादा विश्व में जैव विविधता पाई जाती है। ध्यान रखना भाई, अब इन सदाबहार वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाए जाने के कारण इन सदाबहार वनों को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। पूछे ना आपसे कि पृथ्वी के फेफड़े किन वनों को कहा जाता है, तो अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले सदाबहार वनों को। ठीक है। अगर आपसे पूछे ना, देखो ये सर्वाधिक जैव विविधता वाला थार का मरुस्थलों की बात कर रहा हूं मैं, मरुस्थलों में सबसे ज्यादा है, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा केरल में, और विश्व में सबसे ज्यादा
अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले सदाबहार वनों में, इसीलिए इन वनों को पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है। एक बात का और ध्यान रखना, आपसे पूछे कि राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य, राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य है सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ में है। कहाँ है? प्रतापगढ़। अगर ये क्वेश्चन पूछे ना कि राजस्थान में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन क्षेत्र, तो ध्यान रखना देववन कोटा, देववन कोटा। ये ध्यान, एक एक क्वेश्चन आपको ध्यान में आना चाहिए भाई। थार का मरुस्थल की विशेषता पढ़ रहे हैं। विशेषता में है विश्व का सबसे घना बसा मरुस्थल पहली, और यहाँ सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनघनत्व और सर्वाधिक जैव विविधता वाला ये मरुस्थल है। ध्यान रखना भाई। आप पूछे कि जैव विविधता दिवस कब मनाएंगे? 22 मई को। जैव विविधता दिवस तो 22 मई को, और वर्ष कौन सा था? 2010। पूछे जैव विविधता पर संधि कब हुई? 1992। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर 1994 में किए। पूछे जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ, कब लागू हुआ? 11 दिसंबर 2002 को लागू हुआ। जैव विविधता शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? ईओ विल्सन ने किया। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांत घाटी केरल में। और विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले सदाबहार वनों में, और इन्हीं अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले सदाबहार वनों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। अगर आपसे पूछिए कि राजस्थान में सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य पूछे, तो बताओगे सीता माता अभ्यारण्य है। कहाँ? प्रतापगढ़ में। आपसे पूछे कि सर्वाधिक प्रति हेक्टेयर जैव विविधता वाला वन क्षेत्र, तो वो है देववन कोटा, देववन कोटा। ये थी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता की बात करूं मैं, राज्य सरकार ने राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार को, मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए, दूसरी विशेषता क्या है? राज्य सरकार ने राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए जैसलमेर जिले के, जिला कौन सा है? जैसलमेर। गांव कौन सा है? कुलधरा गांव। गांव कौन सा है? कुलधरा गांव। और इस कुलधरा गांव में कैक्टस पार्क की स्थापना की है। और कैक्टस का अर्थ होता है नागफणी। क्या होता है भाई? नागफणी। ध्यान रखना भाई। राज्य सरकार ने राजस्थान में मरुस्थल के प्रसार को रोकने के लिए जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में कैक्टस पार्क की स्थापना की है। और इस कैक्टस का अर्थ क्या होता है? नागफणी। क्या होता है? नागफणी। इस मरुस्थल की तीसरी विशेषता, थार के मरुस्थल में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है। ध्यान रखना भाई। थार के मरुस्थल में निम्न वायुदाब का क्या बनता है? क्षेत्र बनता है। और ये मानसून को आकर्षित करने में सहायक होता है। ध्यान रखना भाई। थार के मरुस्थल की तीसरी विशेषता है कि थार के मरुस्थल में कौन सा दाब का क्षेत्र? निम्न दाब का क्षेत्र बनता है। और निम्न दाब का क्षेत्र बनने से मानसून क्या होता है? आकर्षित। और मानसून को आकर्षित करने के साथ साथ ऋतु परिवर्तन को नियमित भी करता है। ये निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र है ना, ये ऋतु परिवर्तन को नियमित भी करता है। यह है थार के मरुस्थल की तीसरी विशेषता। ध्यान रखना भाई। क्षेत्र कौन सा बनेगा? निम्न वायुदाब का। निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनने के कारण मानसून आकर्षित होगा, और ऋतु परिवर्तन जो है वो नियमित होता है निम्न वायुदाब के कारण।
चौथी जो विशेषता है इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। लाठी श्रीज क्षेत्र क्या है? लाठी श्रीज क्षेत्र जैसलमेर जिले में है भैया। ये तो है पोखरण और ये है मोहनगढ़। कहने का मतलब क्या हुआ? लाठी श्रीज क्षेत्र कहां से? पोखरण से कहां तक? मोहनगढ़ तक। ध्यान रखना भाई, लाठी श्रीज क्षेत्र कहां से? पोखरण से कहां तक? मोहनगढ़ तक। जिला कौन सा? जैसलमेर। ये जिला है जैसलमेर। ठीक है। इसकी लंबाई है 60 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 60 किलोमीटर। तो लंबाई लिख दूं मैं 60 किलोमीटर। खोज हुई थी 2007 में। खोज कब हुई? 2007 में। किसने की? काजरी के वैज्ञानिकों ने। तो इसकी खोज की बात आई तो 2007 में किसने की थी? काजरी के वैज्ञानिकों ने। ठीक है भाई। और ये है क्या? ये लाठी श्रीज क्षेत्र है क्या? भूगर्भीय जल प्रपट्टी। भूमि के अंदर या भूगर्भ में एक जल प्रपट्टी बहती है जो पोखरण से मोहनगढ़ तक। तो लाठी श्रीज क्षेत्र है क्या? भूगर्भीय जल प्रपट्टी। जल प्रपट्टी। ठीक है। और इसी लाठी श्रीज क्षेत्र में यहां पर एक घास पाई जाती है, सेवण घास। कौन सी घास है? सेवण घास। ठीक है। इसी लाठी श्रीज क्षेत्र में यह घास है, कौन सी? सेवण घास। और इसी लाठी श्रीज क्षेत्र में जैसलमेर में एक चंदन नलकूप है। और इसी चंदन नलकूप ये है कहां भाई? जैसलमेर में। और इसी चंदन नलकूप को थार का घड़ा कहा जाता है। क्या कहते हैं? थार का घड़ा। ध्यान रखना भाई, क्या है? लाठी श्रीज क्षेत्र कहां से कहां तक है? पोखरण से मोहनगढ़ तक जैसलमेर में। लंबाई कितनी है? 60 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 60 किलोमीटर। खोज कब हुई? 2007 में। किसने की? काजरी के वैज्ञानिकों ने। ये है क्या? भूगर्भीय जल प्रपट्टी। सीधा क्वेश्चन पूछता है, लाठी श्रीज क्षेत्र है तो क्या है? भूगर्भीय जल प्रपट्टी। पूछे घास कौन सी पाई जाती है? सेवण घास। पूछे यहां पर कौन सा नलकूप है? चंदन नलकूप। चंदन नलकूप को क्या कहते हैं? थार का घड़ा। अब देखो कई बार पूछता है सेवण घास का वैज्ञानिक नाम। क्या पूछता है? सेवण घास का वैज्ञानिक नाम। तो सेवण घास का वैज्ञानिक नाम है लसियूरुस सिडिकुस। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया भाई। सेवण घास का वैज्ञानिक नाम है लसियूरुस सिडिकुस। देखना इसी सेवण घास में गोडावन पक्षी। कौन सा पक्षी? गोडावन पक्षी अपने क्या देता है? अंडे देता है। इसीलिए सेवण घास को गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली। ध्यान रखना भाई, पूछेगा सीधा कि गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली किसे कहा जाता है? सेवण घास को। क्यों? क्योंकि गोडावन पक्षी इसी सेवण घास में क्या देता है? अंडे देता है। लेकिन यही क्वेश्चन प्रजनन स्थली न पूछकर प्रजनन केंद्र पूछे। क्या पूछ ले? प्रजनन केंद्र। तो क्या बताओगे? जोधपुर जंतुआलय को कहा जाता है। ध्यान रखना भाई, देखो क्वेश्चन क्या बना? गोडावन पक्षी का प्रजनन केंद्र तो जोधपुर जंतुआलय। गोडावन पक्षी की प्रजनन स्थली सेवण घास।
सेवन घास का वैज्ञानिक नाम लसियोरुस सिडिकुस, कहाँ पाई जाती है? लाटीसीरीज क्षेत्र में। इसे लिलोण भी कहते हैं भी, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? लिलोण। देखो ध्यान रखना, ये जो जंतुआलय है ना, ये 5 हैं। जंतुआलय कितने हैं? 5। कई बार पूछ लेता है, तो देखो झब्बू को जंतुआलय, ध्यान रखना भाई, झब्बू को जंतुआलय, जंतुआलय है 5। जयपुर है, जोधपुर है, बीकानेर है, उदयपुर है, कोटा है। 5 जंतुआलय हैं। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा। इनमें से कौन सा है? जोधपुर जंतुआलय। क्या कहेंगे? गोडावन पक्षी का प्रजनन केंद्र। ये तो थी सेवन घास। एक आपने नाम सुना है पोकरण का। पोकरण से मोहनगढ़ तक क्या है? लाटीसीरीज क्षेत्र। देखो इस पोकरण को ध्यान से देखना, भारत का शक्ति धाम भी कहते हैं। पोकरण को भारत का शक्ति धाम, क्या कहते हैं? भारत का शक्ति धाम। आपसे पूछे कि पोकरण को भारत का शक्ति धाम क्यों कहते हैं? क्योंकि 18 मई 1974, 18 मई 1974 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काल में पहली बार यहां पर परमाणु परीक्षण किया गया था, इसीलिए इसे शक्ति धाम कहते हैं। दूसरी बार 11 व 13 मई 1998, 11 व 13 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी के काल में दूसरा परमाणु परीक्षण किया गया, इसीलिए पोकरण को भारत का शक्ति धाम कहा जाता है। 2 बार परमाणु परीक्षण हो चुके भाई पोकरण में ही। एक बार 18 मई 1974 इंदिरा गांधी के काल में, एक बार 11 व 13 मई 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी के काल में। आपसे पूछे कि परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना अगर पूछ ले, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना पूछी जाए तो 1948। अगर आपसे पूछे कि भारत का पहला परमाणु विद्युत ग्रह, भारत का पहला परमाणु विद्युत ग्रह तारापुर महाराष्ट्र में, कहाँ है? तारापुर महाराष्ट्र में 1969 में स्थापित। ध्यान रखना भाई, पूछे भारत का तो दूसरा लेकिन राजस्थान का पहला, भारत का तो दूसरा और राजस्थान का पहला परमाणु विद्युत ग्रह कहाँ स्थापित किया गया? तो याद रखना रावत भाटा में। और रावत भाटा है कहाँ? चित्तौड़। ये स्थापित किया गया 1973। कब किया गया? 1973। किस देश की सहायता से? कनाडा देश की सहायता से। किस बांध पर? राणा प्रताप सागर बांध पर। किस बांध पर? राणा प्रताप सागर बांध पर। ध्यान रखना, राणा प्रताप सागर बांध भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है। राणा प्रताप सागर बांध भराव क्षमता की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, आपसे पूछा जाए काजरी। देखो पोकरण के बारे में जितने क्वेश्चन मैंने बताए हैं, फिर है काजरी। काजरी द्वारा 2007 में लाटीसीरीज क्षेत्र की खोज की गई। तो देखो काजरी, CAZRI, इसकी फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। ध्यान रखना भाई, काजरी की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना 1959 में। किसके सहयोग से? अमेरिका के सहयोग से। मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर। मुख्यालय कहाँ है? जोधपुर। देखो इस काजरी के 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। बीकानेर, जैसलमेर, पाली, भुज, लद्दाख। 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। जो मुख्य मुख्यालय है वो कहाँ? जोधपुर में। किसकी सहायता से स्थापित? अमेरिका की सहायता से। कब? 1959। फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान संस्थान। इसका उद्देश्य क्या था? मरुस्थल के प्रसार को कम करना। उद्देश्य क्या था? मरुस्थल के प्रसार को कम करना। और इसी काजरी के द्वारा 2007 में लाटीसीरीज क्षेत्र की खोज की गई। ये थी चौथी विशेषता मरुस्थल की। जितने क्वेश्चन बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बने हैं यहाँ से देख लो। लाटीसीरीज क्षेत्र, पोकरण से मोहनगढ़, लंबाई 60 किलोमीटर,
खोज 2007 काजल के वैज्ञानिकों के द्वारा। ये भूगर्भीय जल पर पट्टी है, सेवन घास पाई जाती है और यहाँ पर थार का गढ़ा कहा जाने वाला चंदन नलकूप स्थित है। ये ध्यान रखना। 5वीं विशेषता है देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान इसी मरुस्थल में स्थित है। देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान जिसे बोलते हैं माचिया सफारी पार्क। क्या बोलते हैं? माचिया सफारी पार्क, जो जोधपुर में है। पूछे, सीधा पूछेगा कि माचिया सफारी पार्क कहाँ है? जोधपुर में। यह देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान भी है। 6ठी विशेषता आकलवुड फॉसिल्स पार्क। आकलवुड फॉसिल्स पार्क यह है भाई जैसलमेर में। कहाँ है? जैसलमेर में। यह एक जीवाश्म उद्यान है। कैसा उद्यान है? जीवाश्म उद्यान। और यहाँ पर लकड़ी के जीवाश्म मिले हैं। किसके भाई? लकड़ी के जीवाश्म मिले हैं। और इसी पार्क में विश्व की सबसे प्राचीन लकड़ी के अवशेष, विश्व की सबसे प्राचीन लकड़ी के अवशेष किस पार्क में मिले हैं? आकलवुड फॉसिल्स पार्क में। किस काल की लकड़ी के अवशेष? ध्यान रखना भाई, जुरेसिक काल की लकड़ी के अवशेष। तो माचिया सफारी पार्क जोधपुर में, आकलवुड फॉसिल्स पार्क जैसलमेर में। कैसा उद्यान है? जीवाश्म उद्यान। किसके अवशेष? लकड़ी के जीवाश्म के अवशेष मिले हैं। और यहाँ विश्व की सबसे प्राचीन लकड़ी के अवशेष मिले हैं। और ये जो विश्व की सबसे प्राचीन लकड़ी मिली है किस काल की मिली है? जुरेसिक काल की मिली है। ये ध्यान रखना भैया। एक और ध्यान रखना भाई, अगली विशेषता है मरुस्थल में सर्वाधिक सिंचाई के कारण उत्पन्न समस्या। भाई जो मरुस्थल में नहरी क्षेत्र है, इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र है, इसके कारण जो सर्वाधिक समस्या उत्पन्न हो रही है वो कौन सी है? मरुस्थल में सर्वाधिक सिंचाई के कारण उत्पन्न समस्या है सेम की समस्या। कौन सी है? सेम की समस्या। ये सेम की समस्या है ना, ये जिप्सम के कारण होती है भाई। जैसे मान लो नहरी क्षेत्र है, इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र है, यहां से जो जल रिसाव होगा ये भूमि के अंदर जाएगा। ये नहर है, यहां से जो जल रिसाव होगा ये भूमि के अंदर जाएगा। यहां एक परत है जिप्सम की परत। कौन सी परत है? जिप्सम की। ये यहां पर नियम उत्प्लावन का नियम लगेगा और ये जल वापस आएगा ना ऊपर की तरफ। तो ये जो भूमि है ये लवणीय होकर बंजर हो जाती है। इसे क्या कहते हैं? सेम की समस्या। क्या कहते हैं? सेम की समस्या। तो किसके कारण? जिप्सम के कारण। सेम की समस्या के लिए प्रसिद्ध गांव बड़ोप्पल गांव। कौन सा गांव है? बड़ोप्पल गांव। और बड़ोप्पल गांव कहाँ? हनुमानगढ़। बड़ोप्पल गांव कहाँ है भाई? हनुमानगढ़। अब पूछे कि सेम की समस्या के निराकरण के लिए, सेम की समस्या का हल करने के लिए यूकेलिप्टस के पेड़, किसके पेड़ लगाते हैं भाई? यूकेलिप्टस के पेड़ लगाते हैं। और इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र में, इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र में सेम की समस्या का समाधान करने के लिए पोलैंड व नीदरलैंड की सहायता से, पोलैंड व नीदरलैंड की सहायता से इंडो डच जल निकासी परियोजना चलाई जा रही है। एक तो किसके पेड़ लगाएंगे? यूकेलिप्टस के। दूसरी क्या है? पोलैंड व नीदरलैंड की सहायता से इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र में इस समस्या का निराकरण करने के लिए इंडो डच जल निकासी परियोजना चलाई जा रही है। अगर पूछे कि चंबल नहरी क्षेत्र में सेम की समस्या का समाधान करने के लिए कनाडा की सहायता से, किसकी सहायता से?
कनाडा की सहायता से राजाद परियोजना चलाई जा रही है? कौन सी परियोजना? राजाद परियोजना चलाई जा रही है। ये थे कुछ फैक्ट विशेषता के बारे में, थोड़े से और पढ़ेंगे अगली क्लास में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद।